हेलो एवरीवन। सो काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन को आपने 10वीं में ऑलरेडी पढ़ा है, काफ़ी कुछ वहीं के जैसा रहेगा आपका, चाहे वो वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी हो, चाहे वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, चाहे वो केपलर के लॉज हो, बट इस साल थोड़ा सा डीप में रहेंगे। जैसे वेरिएशंस जो आते थे तो लास्ट ईयर आपको बता दिया जाता था कि नीचे जाते समय डेप्थ इंक्रीज होता है, जी की वैल्यू घटती है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती थी। बट इस साल आपको एकदम एग्जैक्ट डीप डेफिनेशन और डेरिवेशन बताया जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों था। ठीक है, चाहे वो केपलर के लॉज हो, केपलर के लॉज में आपको सीधा सीधा बोल दिया था लास्ट ईयर कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और एक बहुत ही विचित्र सी बात है कि ये फॉर्मूला गलत है। ये जो केपलर का लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये एकदम गलत है। करेक्ट क्या है फिर? करेक्ट है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि केपलर ने बोला था ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स। केपलर का पहला लॉ था कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स, मतलब वो एलिप्स है, सर्कल नहीं है। वो क्या है? वो एलिप्स है। ठीक है, और फिर यहां पे बोल देते हैं आर तो रेडियस होता है, ए क्या है फिर? ए भी रेडियस होता है, बट ये रेडियस होता है एलिप्स का, अलग थोड़ा सा। ठीक है, एलिप्स की ये वाली वैल्यू, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के। ये करेक्ट लॉ है केपलर का, ये गलत लॉ है। क्योंकि पहले केपलर ने खुद ही बोला कि जो ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट है वो एलिप्स है। हाँ, मतलब ये लोगों ने बनाया, केपलर ने यही कहा था, केपलर का थर्ड लॉ यही था, लोगों ने बना दिया इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जब डेरिवेशन करोगे ना तो काफ़ी इजीली हो जाएगा, इससे नहीं होगा। तो पहले तो केपलर की सबने बात मान ली, यार क्या इंसान, इसने तो बता दिया ऑर्बिट जो है प्लेनेट का वो एलिप्स है। फिर थर्ड लॉ बताते समय बोल दिया केपलर का लॉ गलत है, ऑर्बिट सर्कुलर है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। ठीक है, खैर ये सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो स्टडी में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपसे छुपाई गई थी, आपको बताई नहीं गई थी, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो बाइंडिंग एनर्जी हो, चाहे वो डेरिवेशन का प्रॉपर कंसेप्ट हो। बहुत सारी चीज़ें आपसे 10वीं में छुपाई गई थी, मैंने भी छुपाई थी, बट इस साल आपको सब कुछ एकदम डीप में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सिलेबस डिस्कशन करें तो आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी डीप में नहीं दिया गया है। इसमें आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है, वो भी डीप में नहीं दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है, बट उतना डीप में कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, वेरिएशन डीप में आपको दिया गया है, केपलर के लॉ आपको डीप में दिए गए हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डीप में दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में एकदम डीप में दी गई है। बट एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, मोशन ऑफ सैटेलाइट, सब कुछ वहाँ पे एकदम डीप में है। आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रेविटेशनल फील्ड उतना प्रॉपरली नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे है, तो आप लोग उतना डीप में अगर नहीं जाओगे, आप 10वीं का जितना पढ़े हो उसको ही थोड़ा सा बस अपडेट कर लो, उतना काफ़ी है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बट जो लोग एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इस चैप्टर के 7 वीडियोस बनेंगे। पहले वीडियो आज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि M1 इतना, M2 इतना, R इतने तो निकालो। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड, थर्ड लेक्चर में आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चौथे लेक्चर में आपको बताऊंगा दोनों के बीच का रिलेशन फील्ड और पोटेंशियल का, पांचवें लेक्चर में आपको केपलर के लॉ, छठे लेक्चर में आपको मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, फिर 7वें लॉ में वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि 7वां लेक्चर पहले आ जाए, वाला लेक्चर बाद में आ जाए, बट मोर और लेस 7-8 लेक्चर बनेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। चलिए, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते ही हो आप लोग कि देखो एक और ख़ास बात है कि ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने मेरे पास बोर्ड है, तो हम दोनों पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाओ, नहीं, उस पर ये वैलिड नहीं है। ये पॉइंट मासेस पे वैलिड है। मतलब एक छोटा सा प्रोटॉन, साइड में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो उसके लिए ये वैलिड है। हम लोग के लिए ये वैलिड नहीं है। तो आप बोलोगे जब हम लोग पे ये वैलिड नहीं है तो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, मून, सन, अर्थ, इन पे कैसे वैलिड है? तो इन पे देखो इस तरीके से वैलिड है, क्योंकि अगर आप लोग डिस्टेंस निकालो, ये आपका अर्थ है और सन आपका बहुत दूर है, लेट्स से यहाँ पे है सन। ठीक है, तो आप इनके बीच की दूरी नहीं जानते हो। वैसे मैं जानता था, आई थिंक 3,84,000 किलोमीटर होता है मून तक का। ठीक है, तो मून मान लेते जो भी हो, बहुत लंबी डिस्टेंस है। तो जब इतनी दूर की डिस्टेंस पे आप लोग देखोगे, जब इतनी दूर की डिस्टेंस पे आप लोग देखोगे अर्थ से, तो सन आपको पॉइंट मास की ही तरह नजर आएगा ना। और जब आप इतनी दूर सन से अर्थ को देखोगे तो ये भी तो आपको पॉइंट मास ही नजर आएगा ना। इसीलिए आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
मतलब ये डिपेंड करता है, क्या पता इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हो कि सामने वाला बंदा आपके लिए पॉइंट मास हो। मतलब आप बहुत दूर से सपोज मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो, कहीं से बहुत दूर से एक छोटे से जगह से आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मैं आपके लिए पॉइंट मास हूँ, तो वहाँ से लगा सकते हो आप लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट सामने आ जाओ, अट्रैक्शन निकाल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेज। यही बात थी, छोटी सी बात थी, फालतू बात थी, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आएंगे जहाँ पे आप इस बात पे फंस जाओ। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसका मास m है, इन दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस r है। लेट्स से इसका m1 इसका m2 मास है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहना है न्यूटन का कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, ठीक है, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी। मासेस को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी, मासेस को घटाओगे तो फोर्स घटेगी। तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को जब कंबाइन किया गया तो F इज प्रोपोर्शनल आया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो F इज इक्वल्स टू आया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको Fg भी लिखते हैं। G है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, हर जगह पे यही ली जाएगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, G की वैल्यू आप लोग जानते हो 10वीं से 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर r की वैल्यू, और ये kg स्क्वायर। ठीक है, ये होती है G की यूनिट। G के डायमेंशन की बात कर लो तो G का डायमेंशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, चाहो तो आप लोग फाइंड भी कर सकते हो, होता है L3m-1 T2। बहुत टाइम जाएगा फाइंड करने में, इसलिए बेहतर होगा याद कर लो, स्पेशली नीट वाले। जेई वालों को ये सब नहीं आता है, नीट वालों को सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताओ, तो L3m-1 T2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप लोग अच्छे से जान चुके हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या अट्रैक्टिव फोर्स सिर्फ 1 वाला 2 पे ही लगाएगा या 2 वाला 1 पे भी लगाएगा? सोचो एक बार, थिंक वंस। मैंने बोला क्या F क्या है, F ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो सेम चीजें आपको बताई जाएंगी, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम सेम होंगे, मतलब सब कुछ, ये फॉर्मूला भी सेम रहेगा, M की जगह Q आ जाएगा, G की जगह K आ जाएगा, R ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बस एक ही फर्क वहां पे रहेगा कि यहाँ पे हम सिर्फ अट्रैक्शन की बात करेंगे, वहां पे रिपल्शन की भी बात होगी। तो इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, रिपल नहीं करता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे m1 m2 को ही अट्रैक्ट कर रहा है या m2 m1 को भी अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ, m1 कर रहा है तो m2 भी करेगा। तो इसका मतलब m1 जो 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इसको बोलेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो F12 F21 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्या? यस, बराबर होगा। कैसे? अरे भाई, इसकी जो वैल्यू होगी, जो आंसर आएगा, इसका भी वही आंसर आएगा, बस एक फर्क होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? F12 F21 दोनों बराबर होंगे, बस ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए, एक और चीज कि अट्रैक्शन जो होता है, ये जो अट्रैक्शन होता है, ये सेंटर टू सेंटर होता है। ठीक है, इट इज सेंटर टू सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स। वो सेंटर से सेंटर ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको अभी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, तो मे भी आपको वहां समझ में ना आए कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, छोटी मोटी बातें हैं, अच्छे से इनको नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नीट में तो सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था M1 M2 वगैरह देके, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूँ, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती है। देखो भाई, सबसे बेसिक स्टेप तो होता है कैलकुलेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप कितना भी कंसेप्ट लगा लो, कितना भी फॉर्मूला लगा लो, जब लास्ट में आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तो फिर वो चीज़ का कोई फायदा नहीं है।
सुने हो कि ये कभी तो आपने सुना होगा कि हर चीज़ को आखिरी पन्ने से शुरू करो। जैसे न्यूमेरिकल का आखिरी स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन, तो पहले कैलकुलेशन सीख लो ताकि आखिरी स्टेप में कभी ना फंसो। उसके पहले का स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला एप्लीकेशन, फिर फॉर्मूले याद कर लो। उसके पहले का स्टेप क्या होता है, कंसेप्ट, तो फिर कंसेप्ट बिल्डअप कर लो। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझो। कैलकुलेशन आपकी वीक है, मुझे पता है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है। अभी मैं हाई कैलकुलेशन दे दूँ तो हैंग हो जाएंगे एकदम। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ अभी एफ निकालने के लिए, नीट का ही, उसमें सारी वैल्यूज दी हुई थी, देखता हूँ कौन कौन निकाल पाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, एक का मास है 10 ग्राम, एक का मास है 1 ग्राम, इनके बीच की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। सो आपको बताना है फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, सो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया था एक बार, लीव इट, छोड़ो, मुझे मिला नहीं, कहीं तो देखा था मैंने एक बार। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आंसर क्या आता है। ठीक है, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं। क्या पता मैं भी गलत आंसर निकाल दूँ, हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ट्राई कर लिए, चल। सो यहाँ पे मास है 10 ग्राम, कुछ लोग यहीं पे फेल हो गए होंगे क्योंकि 10 ग्राम को उन्होंने 10 ही पुट कर दिया होगा, बट इसे केजी में चेंज करना था। 10 × 10⁻³ 1 ग्राम को 10⁻³ ठीक, 1 × 10⁻³ विच इज़ नथिंग बट 10⁻³। और इसको 300 × 10⁻³ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r² इंटू g। g की वैल्यू 6.673 × 10⁻11। m1 कितना है, m1 है यहाँ पे 10 × 10⁻³ और m2 है यहाँ पे 10⁻³ और नीचे है 300 × 10⁻³। 300 को मैं 3 × 10⁻² लिख सकता हूँ और 10⁻², 10⁻³ हो जाता है 10⁻5, तो ये हो गया 3 × 10⁻5 का होल स्क्वायर। 10⁻11 10⁻1 हो जाएगा 10⁻10 और ये हो जाएगा 10⁻6। इंडाइसिस का लॉ यहाँ पे लगा तो ये बना 10⁻6, इंडाइसिस का लॉ -3 -6, और यहाँ पे लगा तो -11 + 1 दैट इज -10। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है और ये है 6.673 मतलब 6.6 लिख लेता हूँ मैं इसको, या फिर 6.7 लिख लेता हूँ मैं इसको। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻10। ठीक, 10⁻5 का स्क्वायर 10⁻10 कैसे हो गया, 10⁻5 था, तो ये जो पावर होती है ना ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है जब ब्रैकेट में रहते हैं लोग, इंडाइसिस का लॉ, तो 10⁻10 हो गया। अब ये 10⁻10 प्लस में और ये 10⁻10 माइनस में कैंसिल होगा, नहीं, 6.7 × 10⁻10 -10 -6 -16 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 और नीचे रह गया 9, तो ये हो जाएगा 6.7 × 10⁻26 अपॉन 9। 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा, 3 3 जा, 2 1 जा, 2 1.5 जा। सो ये आ गया 10/15 × 10⁻26। कुछ अप्रोक्सीमेशन किया मैंने, 6.7 को मैंने 6 ही मान लिया, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2/3, फिर से 1.5 आ जाएगा। फिर एक काम करो, ठीक है 1.5 ही लिख दो। सो 1/1.5 × 10⁻26। अब 1/1.5 की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, लॉग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये ऐसा आएगा आपका आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेशन बस सिखा रहा था मैं, इससे ज़्यादा ट्रिक यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास 2m है और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो आपको पता करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, F पता करना है आपको। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r²। तो ये हो जाएगा G m1 है m, m2 है 2m और ये हो जाएगा r²। सो ये हो जाएगा 2gm² अपॉन r²। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास 2m है, इसकी लेंथ l है, यहाँ पे भी लेंथ l है और ये लेंथ 2l है। आपको यहाँ पे पता करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ का भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा ना, बस r की जगह l आ जाएगा। ठीक है, गलत है, गलत आंसर है। सोचो इसको कैसे करेंगे। चलिए, सो l नहीं, l/2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, देखो निकालो इसका आंसर, गलत आएगा।
क्योंकि आप एक मेन कंसेप्ट भूल रहे हो। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाई थी और मैंने कहा था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको फंसा ले जाएगा। और वो क्वेश्चन था कि अट्रैक्शन सेंटर से सेंटर होता है। कंसेप्ट था वो कि अट्रैक्शन सेंटर से सेंटर होता है। तो इसका सेंटर किधर? इधर। इसका सेंटर किधर? इधर। तो अट्रैक्शन यहाँ से यहाँ होगा। क्या यहाँ पे हम लोगों को एंगल वगैरह देखना रहता है? नहीं। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो ऐसे लगेगी, टेढ़ी, ठीक। और आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है। तो ये पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ है l/2। तो ये इतनी लेंथ कितनी है? ये लेंथ भी है l/2। कैसे? अरे इसके सेंटर से अट्रैक्शन हो रहा है ना, पूरी लेंथ l है तो सेंटर तक की लेंथ कितनी होगी? l/2 होगी। ये इतना अगर l/2 है तो ये भी कितना होगा? l/2 होगा। और जितना ये है उतना ही तो ये भी है, तो ये l/2, ये भी l/2। तो बट हमें चाहिए क्या? हमें तो r चाहिए। तो ट्रायंगल बाहर निकालो, ये l/2, ये l/2, तो r हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा l/2√2। पब्लिक हैंग देखो, l का स्क्वायर l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 2l² तो ये आ जाएगा l²/2। रूट ले लोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी l/√2। रेशनलाइज करोगे तो l√2 आएगा और नीचे 2 रह जाएगा। रेशनलाइज मतलब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर √2 रह जाएगा। तो ये हो गई r की वैल्यू। अब फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। f = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 है m, m2 है 2m, r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा l² इंटू 2/4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 ऊपर जाएगा तो 4gm² अपॉन l² इज द फाइनल आंसर। कैसे हो गया ये सब? ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गए, ये g और ये m मिलके m² हो गए और ये l² रह गया। तो 4gm² अपॉन l² हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है जिसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से भी करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर सन का मास 1.99 इंटू 10⁻³ kg है, ठीक है, और अर्थ का मास तो आप लोग जानते ही हो 6 × 10⁻24, बट एक्यूरेट वैल्यू 5.98 × 10⁻24 kg है। हालांकि न्यूमेरिकल करते समय हम लोगों को यहाँ पे लॉग का यूज़ करना रहता है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलता है। स्कूल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बट नॉर्मली कैलकुलेट करते समय आप लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन मतलब 5.98 को 6 मान लो, 1.99 को 2 मान लो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो सारी चीज़ें SI यूनिट में दी गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उससे इजी न्यूमेरिकल है। जी की वैल्यू आप जानते हो 6.67 × 10⁻11 nm² पर kg², ठीक है। डायमेंशन वगैरह की बातें हमने कर ली है ऑलरेडी। एक्चुअली एंट्रेंस लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे, ये तो आपके स्कूल वगैरह में आ सकते हैं, कॉलेज वगैरह के एग्जाम में, इसके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस आपको हाई लेवल पर देखने को मिलेंगे वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो F = g m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, F निकालना है, g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m1 लेट से हम लोगों का सन है तो 1.99 को मैं 2 लिख देता हूँ, 5.98 को मैं 6 लिख देता हूँ, और नीचे r का स्क्वायर, r² मतलब 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। 10⁻30 और 10⁻11 ये लोग जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6.67 × 2 × 6, और ये आ जाएगा 10⁻19, और ये हो गया 10⁻24। नीचे इसको ओपन करोगे, स्क्वायर है मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा लिख दो 1.5 × 1.5 × 10⁻11 × 10⁻11। अब दोबारा से यहाँ पे इंडाइसेस का लॉ लगाओ, तो कैलकुलेट करते हैं। ये 6.67 × 2 6 12 × 10⁻19 × 10⁻24। अब लीजेंड लोग सोच रहे होंगे कि 10⁻24 और 10⁻19 को भी ऐड हो जाना चाहिए था, बट नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया वो बताता हूँ मैं। नीचे 1.5 × 1.5 और ये हो जाएगा 10⁻22। अब 24 में से 22 को माइनस करना इजी होगा ना, इसीलिए नहीं किया। तो 10⁻22 पूरा का पूरा ऊपर गया, और इंडाइसेस में जब बेस सेम होता है और दोनों डिवाइड में रहते हैं तो पावर माइनस होती है, तो 24 - 22 आ गया 10⁻2। साइड में बचा 10⁻19, और इधर बचा 12, और बचा 6.67, और नीचे बचा है 1.5 × 1.5। ये हो गई F की वैल्यू।
ठीक है। अब 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट उड़ा दो। ये हमने उड़ा दिया पॉइंट। कैसे? हमने नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, हमने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया। नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक एक नंबर बाद पॉइंट हट गया, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों से पॉइंट हट गया। अब कैसा भी लॉजिक लगा सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया वैसा भी, और दूसरा जो बताया 100 से मल्टीप्लाई करने वाला वो भी लगा सकते हो। 667 को 665 लिख दो, क्यों बताता हूँ, इंटू 12 इंटू 10⁻21, और नीचे आ गया 225। अब 225 देखो 5 से कैंसिल हो रहा है तो 45 5 जा, और ये आएगा 5 1 जा 5, 3 जा 15, 3 जा 15, ठीक है। और कैंसिल हो रहा है 133 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको 135 बना दो, ठीक है, या 134 नहीं 135। अब 5 से कैंसिल हो गया, देखो 5 9 जा, और 5 2 जा 10 7 जा। अब देखो 9 3 जा डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो ये हमने ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया 36 इंटू 10⁻21। देखते हैं कितना सिमिलर है आंसर से। आंसर है 3.5 इंटू 10⁻22, और हमारा आंसर आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻22। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा ही फर्क आया है, ठीक है। हमने अप्रॉक्सीमेशन करके सॉल्व किया है। तो 665 को डायरेक्टली 675 मान के हमने समझ लो अप्रॉक्सीमेशन कर दिया है। तो ये आई फोर्स की वैल्यू। आई होप आपको कैलकुलेशन पार्ट समझा होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी वीक होता है ना। तो कैलकुलेशन करने आपको प्रॉपरली आना चाहिए, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और कैलकुलेशन नहीं आएगा तो मैंने ऑलरेडी बोला है फिजिक्स भारी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो ये हल्के फुल्के क्वेश्चंस थे। अब इनसे तो एंट्रेंस लेवल पे कुछ नहीं पूछता है, जो टाइप के क्वेश्चंस अब आ सकते हो मैं कराता हूँ, ठीक है। बोर्ड लेवल का यहीं पे था, बोर्ड लेवल का जो लोग थे उन लोग जा सकते हैं। अब चलिए, सो मैंने आपको बोला कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई m1 मास है और हमारे पास यहाँ पे कोई m2 मास है, तो हम जानते हैं कि यार ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है और ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं F12, इसको हम बोलते हैं F21। रीड कैसे करते हैं? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इसको हम रीड करेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको रीड करते हैं। तो हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ठीक है भाई, दोनों की फोर्सेज इक्वल होती है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि F12 इक्वल होता है F21 के, बस माइनस आ जाता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। अच्छा, ठीक है। सो ये प्लैनेट्स की बातें हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और प्लैनेट लेकर आ जाऊँ तब, मतलब मैं यहाँ पे M3 भी जोड़ दूँ तब, अब M3 भी आ गया, इसका मतलब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको लिखेंगे F13 और इसको लिखेंगे F31, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। इसको लिखेंगे F23 और इसको लिखेंगे F32, ठीक है। इसको लिखेंगे F32, इसको लिखेंगे F23, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड। तो ऐसा अगर 3-4 बॉडीज आने लगे तो सब लोग आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसके बाद किसी एक बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालेंगे? अब यहीं पे आपका कंसेप्ट आता है। अगर आप CV वगैरह देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक ट्रायंगल की वर्टाइसेस पर 3 प्लैनेट रखे गए, स्क्वायर की वर्टाइसेस पर 4 प्लैनेट रखे गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो बताओ इतने मास वाले बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई 2 बॉडी होती तो हम लोग निकाल लेते। अब 3 बॉडी है तो ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है। किसका किसका फोर्स हम लें और उनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है? तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह, ठीक है। मतलब काफी सारे चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको दिखेगा, वेव्स में भी आपको दिखेगा, कई सारे चैप्टर्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज कई सारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है, कोई दूसरा प्लैनेट है, कोई तीसरा प्लैनेट है, कोई चौथा प्लैनेट है, कोई nth प्लैनेट है, बहुत सारे प्लैनेट है। तो जो नेट फोर्स होगा ना, जो नेट फोर्स होगा, सपोज हमें बोल दिया कि नेट फोर्स निकालो nth प्लैनेट का, nth प्लैनेट के ऊपर कितना नेट फोर्स है वो निकालो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यार, ये वाला भी फोर्स लगा रहा है, 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 हर कोई फोर्स लगा रहा है nth वाले के ऊपर। तो nth वाले के लिए हमें नेट फोर्स अगर निकालना है तो हमें निकालना होगा फोर्स ऑन nth मास ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्थ ऑन nth मास ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन nth मास ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन nth मास ड्यू टू फोर्थ प्लस फोर्स ऑन nth मास ड्यू टू n-1th मास। मतलब बहुत सारे मासेज होंगे ना, तो ऐसा पूरा जोड़ते जाओ। अरे भाई क्या हो रहा है ये आज, वेट करो थोड़ा गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, सो फोर्स ऑन nth मास ड्यू टू n-1th मास, इन सबको आपको लेना है और इनका करना है आपको वेक्टर सम।
क्या करना है इनका, वेक्टर सम। क्या करना है, वेक्टर सम। अगर आप इन सभी का मिला के आप वेक्टर सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा किसी का भी नेट फोर्स। सही बात है, बातों से समझता नहीं है, हमें एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, बट फिलहाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगर कोई nth मास है और हमें निकालना है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो जितने भी मासेज हैं उसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू निकालो। उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगा रहे हैं मासेज उसका वैल्यू निकालो और कर दो वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब ए प्लस बी का अगर हमें वेक्टर निकालना है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है? वैसा ही सम हमें यहाँ पे करना है। तो मतलब हमें फोर्स जो लग रहा है nth मास का 1 के कारण उसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड के कारण जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड के कारण जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है और कर देना है वेक्टर सम, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 मासेज हैं, मुझे बोल दिया m2 का निकालो, तो m2 के लिए मुझे m3 कितना कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है, और m1 कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। वो निकालने के बाद मुझे कर देना है उसका वेक्टर सम, और वेक्टर सम करने के बाद मुझे मिल जाएगा उसका आंसर। यही कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है किसी एक प्लेनेट का अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, कितना फोर्स उस पर लग रहा है उसका नेट फोर्स निकालना है, तो उसके लिए जितने प्लेनेट उस पर फोर्स लगा रही है, जितनी भी बॉडीज उसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं, उन सब का वेक्टर सम कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो 2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए सो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास m है, और यहाँ पे मास 2m है। ये रखे हुए हैं ट्रायंगल की वर्टाइसेस पर, और इस ट्रायंगल की वर्टेक्स जो है, सॉरी इस ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ है ए। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m एंड 2m और m पे कितना नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो एक बार आप लोग ट्राई करो, इजी है। मतलब ट्राई करोगे तो कैसा होगा कि अभी नया नया कंसेप्ट मैंने सिखाया है, और जब कोई चीज़ हम नई सीखते हैं और उसके क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देखा है मैंने। जब हम कोई चीज़ नया सीखते हैं और उसके क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, और कोई चीज़ हमने सीखी उसके क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हुए, बाद में हो रहे, सॉल्यूशन देख के हो रहे, तो वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है। तो अभी भी ट्राई करो, बुक निकालो और ट्राई करो, ठीक है? चलिए सो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो m वाला जो फोर्स लगा रहा है 2m पे, 2m वाला फोर्स लगा रहा है m पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है वो देखो। सबसे पहले ये भी मास m है, ये भी मास m है, दोनों के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? इस मास m के ऊपर एक तो ये फोर्स लगा रहा है और दूसरा ये फोर्स लगा रहा है। इस मास m के भी ऊपर एक ये फोर्स लगा रहा है, एक ये फोर्स लगा रहा है। मतलब दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? क्योंकि ये भी मास m है, ये भी मास 2m है। जब हम इसके लिए निकालेंगे तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक ये और एक ये, तो ये भी मास 2m, ये भी मास m। और जब हम इसके लिए निकालेंगे तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? 2m और m। सेम हो रहा है ना? इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी m और 2m, इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी m और 2m। मतलब दोनों में से किसी एक का निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और जब 2m के लिए हम निकालेंगे तब क्या? 2m पे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, बट दोनों का मास सेम है, तो किसी एक का फोर्स निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, m अगर फोर्स लगा रहा है F1, तो ये वाला m इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा? डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो मतलब ये भी फोर्स लगा रहा होगा F1 किसके ऊपर? 2m के ऊपर। तो इसका मतलब दोनों का मास अगर सेम है तो 2m के ऊपर दोनों के दोनों सेम फोर्स लगा रहे होंगे, राइट? तो फोर्स का उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2m के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको वैल्यू निकाल लेते हैं, F नेट ऑन 2m। तो इसका आंसर आएगा वेक्टर सम ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, दोनों फोर्सेस सेम है ना, प्लस 2 F1 या फिर FF भी बोल सकते हो, कॉस एंगल कितना होगा यहाँ पे? सोचो, ये मास 2m, ये दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ऊपर से भी देख सकते हो ये फोर्सेस लगा रहे हैं 60 डिग्री का, ठीक है? तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। सो कॉस 60 इज नथिंग बट 1/2, ठीक है? F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर जुड़ के हो गया 2F1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2F1 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज 1/2, 2 कैंसिल, सो ये आ गया √3 F1 का स्क्वायर। सो 3 को रूट में रहने दो, F1 को बाहर खींच लो, या इसको F बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? F ही बोल दो, छोड़ो, आवश्यकता नहीं है F1 बोलने की, इतनी इज्जत नहीं देंगे। सो ये हो गया F नेट ऑन 2m। क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं। F की वैल्यू भी तो बताओ। तो F की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो
2m पे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये मास और ये मास, तो F की वैल्यू आएगी gm इंटू 2m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज a, तो a स्क्वायर, तो F की वैल्यू आएगी 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा F नेट ऑन 2m विल बी इक्वल टू 2√3 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अरे 2 यहाँ कैसे आ गया, अरे 2 था यहाँ पे ना तो 2√3 हो गया, √3 था 2√3 हो गया, ठीक है। सो ये आ गया F नेट ऑन 2m। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया। अब यहाँ पे 2 काम हो सकता था। पहला काम आप लोग चिंदी काम कर सकते थे, देखो कैसे। आप लोग ज़्यादा मत सोचो, 2m पे एक ये फोर्स लगा रहा है और एक ये फोर्स लगा रहा है, दोनों के फोर्स की वैल्यू निकालो। जब ये फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, g2m इंटू m अपॉन a स्क्वायर, मतलब 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी जब इसका हमने लिया, और फिर इसके ऊपर दूसरा कौन फोर्स लगा रहा है, ये, तो इसके लिए जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये दोनों लो और इनका वेक्टर सम कर दो। कैसे करोगे, अंडर रूट 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 इज नथिंग बट 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाता, ये स्क्वायर सब स्क्वायर में थे, तो ये आ जाता, देखो ये 1 1 2 और ये 2, तो ये आ जाता 3gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये 2 और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाता, तो 2 से स्क्वायर हट जाता, g से स्क्वायर हट जाता, m स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता, a स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता और 3 रह जाता, तो फाइनल आंसर यही आ जाता। तो यहाँ पे 2 काम किया जा सकता था, पर ये काम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो हमने ट्रिक देखी, क्या ट्रिक देखी कि दोनों का मास सेम है तो दोनों फोर्स सेम लगाएंगे, तो पहले F रख के आंसर निकाल लो, फिर लास्ट में F की वैल्यू निकाल के रख दो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए छोड़िए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन मास m। तो मास m का रह गया, मास m पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी निकालते हैं हम लोग। तो मास m पे देखो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक तो 2m लगा रहा है और एक m लगा रहा है, ठीक है। सो किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, नहीं कुछ तो ट्रिक करेंगे। देखो जो फोर्स 2m लगा रहा है तो वहां पे जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। जो फोर्स m लगा रहा है इसके लिए जब फोर्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए आंसर आ रहा है gm1 m2 अपॉन a स्क्वायर, मतलब इसके लिए आंसर आ रहा है gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मतलब जो फोर्स m लगा रहा है इसके ऊपर उसकी वैल्यू है gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और जो फोर्स 2m लगा रहा है इसके ऊपर उसकी वैल्यू है 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसका मतलब जो F1 है वो 2F के इक्वल है। ये जो F1 है अगर मैं इसको F1 बोलूँ तो ये 2F के इक्वल हो गया ना, तो यही ट्रिक हम लोग इसमें करेंगे। तो F नेट ऑन m इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 मतलब F1 का स्क्वायर और cos 60, फिर से एंगल 60 रहेगा तो cos 60 और 2 हट जाएगा, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है 2F, ठीक है, और ये F ही रहेगा और ये F1 F2 रहेगा, सॉरी एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F है, ऐसा हम लोग कर रहे हैं ना। तो F1 और F, तो F1 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos 60, F1 F इंटू cos 60। तो F1 का स्क्वायर मतलब 2F का स्क्वायर, 2F का स्क्वायर हो जाएगा 4F स्क्वायर, तो 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F1 F। F1 की वैल्यू दोबारा से कितनी है 2F, तो ये आ जाएगा 4F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर 5F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा √7F स्क्वायर। आंसर आ गया √7F। अब F की वैल्यू जितनी थी वो रख दो, F की वैल्यू थी gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो आंसर आ गया √7 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। कुछ नहीं समझा, मुझे पता है आपको नहीं समझा होगा बिकॉज नया कंसेप्ट है। सो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो शुरू से बताता हूँ, कौन सा सेकंड वाला, हाँ पहला वाला तो बता दिया यार, ये वाला कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया इतनी देर में, समझ जाना चाहिए था। अब तक नहीं समझा तो वीडियो एक और बार देखो, ओपी समझ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि नेट फोर्स कितना लग रहा है 2m पे। अब हमें निकालना है कितना नेट फोर्स लग रहा है m पे, तो कौन सा m ले, पहला तो ये सवाल है। तो आप ये m ले लो या ये m ले लो, बात वही है, क्योंकि इस पे भी फोर्स लगा रहा है 2m और m और इस पे भी फोर्स लगा रहा है 2m और m, तो बात वही है। अगर ये 3m होता तब केस अलग अलग हो जाता हम लोगों का। हाँ भी ऐसा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, ठीक है। इतना समझा आपको।
अब हमें निकालना है एफ नेट कितना होगा m पे। तो सबसे पहले जो फोर्स 2m लगा रहा है उसको अगर मैं F1 बोलूँ और जो फोर्स m लगा रहा है उसको मैं F बोलूँ, जो फोर्स m लगा रहा है उसको मैं F बोलूँ और जो फोर्स 2m लगा रहा है उसको मैं F1 बोलूँ, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू क्या आएगी? G m1 m2 मतलब G m1 कितना m, m2 कितना 2m अपॉन a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2g mm हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आया F1 की वैल्यू। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इतना समझा। अब F की वैल्यू निकालते हैं, तो F की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? F की वैल्यू के लिए g इंटू m अपॉन a स्क्वायर, मतलब ये आ गया gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है और ये gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो F1 है वो F का डबल ही तो है। तो वेक्टर सम हमें किन दो फोर्सेस का करना है? वेक्टर सम हमें करना है F1 का और F का, तो इनका वेक्टर सम हमने किया। फिर वेक्टर सम क्या आएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F1F इंटू कॉस 60। F1 और F के बीच में एंगल कितना बन रहा है? F1 और F के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। F1 का स्क्वायर है तो F1 की जगह रख दो 2F, तो ये हो गया 2F का स्क्वायर प्लस ये हो गया F का स्क्वायर। F1 की जगह दोबारा से रख दो 2F मल्टीप्लाइड बाय F, cos 60 होता है 1/2, तो 2F का स्क्वायर होगा 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और ये 2 कैंसल प्लस ना, और ये 2 कैंसल और ये हो गया 2F स्क्वायर। तो देखो सबको जोड़ो तो अंडर रूट 7F स्क्वायर आया। अब रूट हटेगा, यहाँ से रूट हटेगा तो 7 रूट में रह जाएगा और F बाहर निकल जाएगा, तो हमें जो नेट फोर्स है जो F नेट है उसकी वैल्यू मिल गई √7F, और F की वैल्यू यहाँ से देख लो, यहाँ से कितनी थी? gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया √7 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। भारी क्वेश्चन है, रिवाइंड करो, ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में सीधा सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन वैसा ही करते हैं हम लोग। हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक मास m है, एक मास 2m है और एक मास 4m है। ठीक है, और सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके बीच की डिस्टेंस a है, एंगल 60 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता करना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2m एंड 4m। ठीक है, इस पे आपको नेट फोर्स पता करना है। तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं। लेट्स से कि जो फोर्स 2m पे लग रही है m के कारण वो F1 है, और जो फोर्स 4m पे लग रही है m के कारण वो F2 है, और जो फोर्स 2m पर लग रही है 4m के कारण वो F3 है। इतना समझा? ठीक है, F1 की वैल्यू निकाल लो। फिर F1 की वैल्यू क्या होगी? 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सोचो कैसे होगी? अरे हाँ ना, g इंटू m इंटू 2m, m इंटू 2m हो गया 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर और ये g और अपॉन a स्क्वायर। इतना समझा करो। अब F2 कितना होगा? F2 होगा g इंटू 4m इंटू m, मतलब 5gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इतना लॉजिक नहीं लगाओगे तो फिर कैसा होगा? मतलब टीचर्स कैसा करेंगे अभी आपके लिए कि मतलब क्लासेस वगैरह में फिजिक्स के न्यूमेरिकल के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स स्किप कर देते वो स्टेप, और फिर स्टूडेंट सोचते रहते कि यार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, सो ऐसा मत करो। F3 की वैल्यू क्या होगी? 2m इंटू 4m मतलब 8m स्क्वायर, तो ये होगा 8gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो कुछ रिलेशन तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, बट हाँ एक रिलेशन दिख रहा है कि जो F3 है वो F1 का 4th है, 4 टाइम्स है। जो F3 है वो F1 का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो 2m का ही सिर्फ हम लोग आंसर निकालते हैं, वरना 4m पर निकालने जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा वो। तो चलिए आप लोग एक बार ट्राई करिए और फिर बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 2m पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वही हमें पता करना है। ट्राई करो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके बाद हाँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ भी रह गई थी जो मुझे बताना था, मिस कर दिया मैंने। ठीक है, बताता हूँ आपको। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताते समय ही मुझे वो बताना चाहिए था। कोई नहीं, देखो गलती सुधारेंगे। तो 2m पे फोर्स लग रही है F3 और F1, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो F नेट आ जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 60। cos 60 होता है 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो F3 की वैल्यू रख दो। F3 की वैल्यू है 4F1, सो F1 स्क्वायर प्लस 4F1 का स्क्वायर प्लस 2 देखो cos 60 से कैंसिल हो गया तो उसको भूल जाओ। F1 इंटू F3 की जगह रख दो 4F1
ठीक है। सो ये आ गया F1 का स्क्वायर प्लस 16 F1 का स्क्वायर प्लस 4 F1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 21 F1 का स्क्वायर। सो ये आ गया अंडर रूट 21 F, ये हो गया हमारा F नेट। अब F की वैल्यू कितनी थी भाई? अरे भैया F1 है ना ये, वही। सो F1 की वैल्यू कितनी थी? 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसका F नेट आ जाएगा अंडर रूट 21 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपके सामने तो ऐसे ही मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, वो एक्चुअली आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहां पे रिलेशन मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखो F3 का रिलेशन मिल गया F1 के साथ, तो आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहां पे कोई रिलेशन ही ना बने। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकता था कि मास m पे कौन कितना फोर्स लग रहा है, बट F1 F2 के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, एक रिलेशन बन सकता है कि ये इसका 2/5 पार्ट है, बट उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते। देखो करा के दिखा देता हूँ। लेट से आपको पूछ ही लिया कि 4m पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 4m में F2 और F1 ये दोनों फोर्सेज लग रहे हैं, तो F2 F1 के बीच में देखो कोई रिलेशन बन रहा है क्या? ठीक है, तो देखो F2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये F1 का 2/5 है। ट्राई करो, देखो F1 की जगह रखो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। F2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 5/2 है F1 का। अब देखो F1 की जगह रखो 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये 2 ये 2 को काट देगा, तो F1 की जगह ये बचेगा फिर 5। देखो रख के चेक कर लो, तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सो ये देखो 2 कैंसिल हो गया, 5gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज नथिंग बट F2। तो ऐसा रिलेशन कैसे ढूंढा मैंने क्या किया, मैंने वो नंबर ढूंढा 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करके 5 का कोई टेबल आ जाए। तो 5 के टेबल में 10 आता है, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तब 10 आया, तो यहाँ पे 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब 10 आया, तो नीचे 2 F1। ऐसे मैंने रिलेशन ढूंढा F2 और F1 के बीच में। अब इसका वेक्टर सम कर दो, तो इधर F नेट आ जाएगा। चलो 4m वाला हमने निकाल भी लिया। ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 60 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको गायब ही कर दो। F1 की जगह देखो मैं रख दूंगा, F1 नहीं है, F1 की जगह मैं रख दूंगा कितना, नहीं F2 की जगह में रिप्लेस करना है ना, F2 की जगह मैं रख दूंगा 5/2 F1। सो F1 का स्क्वायर प्लस 5/2 का F1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा F1 इंटू 5/2 F1। सो ये आंसर आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस 25/4 F1 का स्क्वायर प्लस 5/2 F1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये उतना बड़ा मैटर है। यहाँ पे आप लोग 4 से पूरे इक्वेशन में, चलो मैं ही कर देता हूँ। F1 का स्क्वायर प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 35 F1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 39 F1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा √39 अपॉन 2, और F1 की वैल्यू थी 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो देखो 2 कैंसिल आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया √39 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पब्लिक हैंग का करा रहे हो अरे अब इतना तो आपको करना होगा। अगले साल आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीखोगे, इसी साल सीखोगे आधा, तो वहाँ पे आप लोगों को प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसा आएगा, तो वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का आप लोगों को निकालना पड़ेगा आंसर। ठीक है, देखो हमने कैलकुलेट कैसे किया। F1 का स्क्वायर 5/2 F1 का हमने जब स्क्वायर किया तो आ गया 25/4 F1 का स्क्वायर, और F1 इंटू F1 हो गया F1 स्क्वायर, और 5/2 रह गया। हमने पहले इसको सॉल्व किया, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 4, और 25 प्लस 10 हो गया 35 F1 का स्क्वायर। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 35 39 F1 का स्क्वायर, और नीचे 4 रह गया। 4 का √2 √39, और F1 की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू मैंने रखी, 2 कैंसिल किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब मैं वो आपको बात बता देता हूँ जो बात रह गई थी। ठीक है, सो नोट्स बना रहे होगे, वहां लिख दो फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बोर्ड में आसानी से आ जाता है ये क्वेश्चन। देखो F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहली बात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। जैसे मैं अभी बहुत ही क्लोज आ गया आपके, तो हमारा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम पॉइंट मासेस नहीं है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा।
जितनी कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा मास होगा दोनों का मास, हाँ एक का नहीं। सपोज एक का मास 0 है, एक का मास 100 है, तो 100 × 0 0 ही हो जाएगा। या एक का मास 1 है, एक का मास 100 है, टन है, ज़्यादा हो गया, क्विंटल। छोड़ो, एक का मास 100 kg है, एक का मास 40 kg है, तो उनका यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 × 40 कितना आ जाएगा? 40,000, 4,000, ठीक है। सो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो दोनों का मास ज़्यादा होना चाहिए, तो दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, दोनों का मास जितना कम होगा उतना कम फोर्स होगा। पर ये उतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये वाला है, ऊपर वाला। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा पूछ लेगा कि दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। मतलब आर को हाफ आर कर दिया जाए तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाफ आर के स्क्वायर के। इसका स्क्वायर करो, देखो ये आ जाएगा 1/1/4 आर स्क्वायर। 4 फिर ऊपर चला जाएगा तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/r स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो गया। अब 4 देखो वहां चला गया ना ऊपर, तो फोर्स जो था वो 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया फोर्स। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को आधा गुना कम करोगे या हाफ कर दोगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 10th में भी था बट आपने ध्यान नहीं दिया, बोर्ड एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तब, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो देखो 4 टाइम्स कम हो गया, समझ रहे हो, मतलब स्क्वायर कर देने का। अगर मैं बोल दूं 1/3 टाइम कम कर दिया गया तब 1/3 टाइम्स डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया, तब क्या होगा? तब ये 1/9 आएगा, 9 ऊपर जाएगा तो 9 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया तब तो 1/9 आएगा, 1/9 आएगा, है ना, ऐसा आएगा ना। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3 का स्क्वायर, तो एफ इज इनवर्सली 1/9, तो ये 9 गुना कम हो गया। 1/3 बोला तो बढ़ेगा, हाफ करे या ज़्यादा कम करे तो बढ़ेगा फोर्स, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, मतलब 11th के एग्जाम में, कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, या फिर ऐसा ना देखे अगर वो बोल दे 2 बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया या 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन में देगा 4 टाइम्स बढ़ेगी, हाफ हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी या 16 टाइम्स। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर मैक्सिमम लोग की दिमाग की बत्ती यही जलती है कि यार 4 टाइम्स बढ़ा है तो या तो आधा होगा या तो 4 टाइम्स वो भी बढ़ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो डबल हो जाएगा। किसी का दिमाग यहाँ तक नहीं जाता है, पर यहाँ पे 4 टाइम्स जो फोर्स है, डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा दी गई है। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 4 स्क्वायर के या 4r स्क्वायर के, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 16r स्क्वायर के, मतलब 16 गुना कम हो जाएगी, मतलब 16 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से क्लियर करके रखो, ठीक है। अब आप 11th में हो तो मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं गया, मैंने फटाफट आपको बता दिया, क्लियर हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, देखते कौन कौन करेक्ट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की वर्टेक्स पर 4 आइडेंटिकल मासेस रखे गए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, ठीक है। मास m, मास m, मास m, मास m, इसकी वर्टेक्स है A B C D। आपको पता करना है कि A वाले पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, F नेट ऑन A। इनके बीच की डिस्टेंस है A। एक और क्वेश्चन लिख लो जाते जाते, इसका मास है m, इसका मास है 3m, इसका मास है 9m। सो आपको पता करना है नेट फोर्स, किसका दूं, ठीक है, नेट फोर्स ऑन 3m। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3m। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3m पे नेट फोर्स यहाँ पता करना है, यहाँ पे नेट फोर्स आपको पता करना है A पे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, अच्छे से सॉल्व कर लेना। जब तक सॉल्यूशन ना आए तब तक इसका आंसर मत सर्च करना। आई थिंक ये बुक का क्वेश्चन है तो मे बी आप लोगों को गूगल वगैरह पे मिल जाए, बट ये क्वेश्चन मेरा है तो शायद ही आप लोगों को कहीं पे मिलेगा। तो मेरा नहीं है बट फिर भी ऐसी वैल्यूज़ मैंने ली है जो आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसको अच्छे से ट्राई करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, ये आंसर आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्या ट्रिक होगी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो जब C वाला जब A पे फोर्स लगाएगा ना, C वाला जब A पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स ऐसा लगाएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये स्क्वायर का डायगोनल होगा, विच इज नथिंग बट √2a। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, याद है फॉर्मूला।
ठीक है, तो √2a होगा, तो इनके बीच के डिस्टेंस √2a होगी। बाकी b वाला तो ऐसा ही फोर्स लगाएगा, a वाला भी ऐसी फोर्स लगाएगा, और कौन फोर्स लगाएगा, b वाला लगाया, d वाला लगाया, c वाला लगाया, बस 3 लोग लगाएंगे। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस a होगी और इसके बीच की डिस्टेंस 2a होगी। एंगल इधर 45 डिग्री, सो इधर का एंगल 45 डिग्री होगा c वाले का। ठीक है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। जो ट्रिक हो सकती थी वो मैंने बता दी, अब इसके अलावा तो कोई ट्रिक है नहीं। देखता हूँ कितने लोग का आता है, अगर कम लोग का आता है तो फिर मैं ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में करा दूंगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई में इससे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।